सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और ये चुनावी एक चर्चा है। तो हमारे साथ है विनीत उपाध्याय जी, तो इनसे हम चर्चा करेंगे विनीत जी से। और तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और चर्चा में हम उनको सवालों को शामिल करेंगे। तो विनीत जी, अभी 5 चरण पूरे हो चुके हैं चुनाव के, 2 चरण बाकी हैं। कल दिल्ली में चुनाव है, फिर 1 जून को चुनाव और 4 जून को फिर रिजल्ट आएगा। तो अभी तक जो स्थिति है, और दिल्ली में कल 7 सीटों के लिए चुनाव है, तो आपके हिसाब से अभी क्या आकलन अभी आप करते हैं? 5 चरण पूरे हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के। देखिए 5 चरण जो पूरे हो गए हैं, लगातार समाचारों में जो चुनाव की व्यस्तता की वजह से बहुत सारी डिटेल्स पे तो चैनल्स के आधार पे बात नहीं हो रही है, लेकिन जो 5 चरण हैं उसमें पहले ही चरण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत वाले पार्ट पे, वो जैसे जैसे चरण बढ़ते गए वैसे वैसे ही उनकी खिलाफत बढ़ती गई। और निश्चित रूप से उस वाले पार्ट पे जब एक गठबंधन की जब विरोध बढ़ता रहता है तो स्टेज वाइज स्टेज हर चरण में उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ गिरता गया। तो बीजेपी तो कह रही है कि इस बार 400 पार। बीजेपी कह रही थी लेकिन अब कह नहीं रही है। वो इसीलिए नहीं कह रही है कि उन्हें भी पता चल गया है जमीन पे हकीकत क्या है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस समय अनर्गल जो चीजें चल रही हैं, जो मोदी जी का जो एक वेव था एक टाइम पे 2014 में या 2019 में, वो किन वजहों से क्रिएट हुआ था उस पर अगर आगे सवाल आएगा तो बात करूंगा। बट इस बार वो वाला वेव बिल्कुल धराशायी हो गया है। इनका कोई सिंगल मुद्दा जमीन पे काम नहीं कर रहा है। तो 400 पार वाला मामला सिर्फ वो जुमले वाला है। जैसे अमित शाह जी ने पहले भी किसी स्टेट में जब बहुत बुरी तरह हारते हैं तो बोलते हैं ये एक जुमला होता है, ये हमें एक स्लोगन सेट करना पड़ता है, तो ये भी एक जुमला ही है। वो कह रहे हैं कि 310 सीट, अभी जो 5 चरण पूरे हो चुके हैं तो 310 सीट तो हमारी हो चुकी है। अब जो 2 चरण रह गए हैं तो उसमें हम 400 पार कर जाएंगे। एक जब 2 युद्ध होता है, उस युद्ध में आमने सामने टीमें होती हैं। उस युद्ध में जो सेनापति है, वो सेनापति अगर वो ये नहीं बोलेगा कि हम इतने पार हो गए उतने पार हो गए, तो उनके सैनिक अगर वो बोल जाएंगे कि हम हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं, तो उनके सैनिकों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ और भरोसे के साथ बता सकता हूं कि इनके कार्यकर्ताओं का हौसला इस बार बुरी तरह पस्त है और इन्हें भी पता है कि इनके नेताओं को अब इनके कार्यकर्ता ही सुनने को तैयार नहीं है। मतलब जनता तो जो त्रस्त है वो अभी आगे की चर्चा में हम बात करेंगे, लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता भी इस बार इनकी बातों को सुन के खुश नहीं है। तो सिर्फ हवाई बात है और अपने कार्यकर्ताओं में एक नकली ऊर्जा भरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है जमीन पे। तो आपके हिसाब से भी जैसे जो महागठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन है, तो उसकी कितनी सीट आ जाएंगी अभी 543 में से आपके हिसाब से, अगर जब चुनाव पूरे होंगे? देखिए मैं बहुत ज्यादा विश्लेषक तो नहीं हूँ सीटों के आकलन करने वाले पार्ट पे, बट जब भी सुबह या रात को देर रात को चुनावी चर्चा और चुनावी प्रचार से जब फुर्सत मिलती है, और जब मैं यूट्यूब के जो तटस्थ चैनल हैं जिनको हम गोदी मीडिया से हटके एक और मीडिया है जो बिल्कुल तटस्थ जमीन की हकीकत बताता है, उसके अंदर मोटा मोटी आप आकलन करें कि 300 प्लस इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। तो सरकार बना रहे हैं। और ये अगले 2 चरण जो हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं उसके अंदर, और जो अन्य राज्य भी हैं उसके अंदर, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि एनडीए जो है उनका सुपड़ा साफ होने की स्थिति हो रही है। आप देखिए ना, आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपके हरियाणा में आपको घेर घेर के भगाया जा रहा है, आपको महाराष्ट्र में आपको घेर घेर के भगाया जा रहा है। तो जिस भी जो किसान बहुल जो भी स्टेट है, सारा लगभग कुछ राज्यों महानगरों को छोड़ के हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर जब आपने किसानों के 700 से भी ज्यादा किसानों की आपने हत्या कर दी, एक प्रकार से हत्या कहेंगे उसको, तो आप कहां से 400 सीटें लाएंगे और कहां से आपका वेव बनेगा? तो ये बेकार की चीजें हैं इनकी। और हम इन द सेंस इंडिया गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा, और उसके अभी आगे चर्चा में हम उसको फैक्ट्स के साथ बात करेंगे।
तो बीजेपी के जो समर्थकों से हमारी बात हो रही थी वो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो अगर वो जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई एक नाम सामने नहीं आया है। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्ट पे सिर्फ एक दिक्कत ये है कि ये उपहास उड़ाने में और बेवजह के सवाल उठाने के अंदर माहिर है। अब आप देखिए कि जब कायदे से प्रधान ये बहुत सारे स्टेट में इन्होंने चुनाव करवाते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते। तब ये क्यों नहीं घोषित करते उस समय पे? जो मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी जीत दिलाई, उनको हटा दिया। सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ योगी जी को भी अब ये हटाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो जहां ये घोषित ना करें वो तो ठीक है, और जहां इंडिया गठबंधन का कौन होगा तो अब उस कौन की चर्चा के अंदर फिर ये बोलेंगे कि अच्छा ये पप्पू होगा, ये चप्पू होगा, ये डप्पू होगा। ये बेसिकली अपनी मानसिकता, अपनी हीन मानसिकता का इनका ये एक पहलू है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश का संविधान कैसे बचेगा। जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सारे के सारे क्षेत्रीय दलों या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और देश चलाना जानते थे, देश चलाया है और देश चलाना जानते हैं। तो निश्चित रूप से बात की बात है, अभी हमें संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने पे सभी जने मिलके काम कर रहे हैं और एक बड़े बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। तो बीजेपी के समर्थक जो तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर इस बार बीजेपी की या एनडीए की सरकार आती है तो वो कह रहे हैं भाई और भी कड़े फैसले लेंगे। पीओके के बारे में बात हुई है और यूनिफॉर्म जो सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं, एक देश एक चुनाव है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसका आप क्या आकलन करते हैं? ये जो 400 प्लस सीटें जो मांग रहे हैं बेसिकली इसीलिए मांग रहे हैं कि हम पूरे के पूरे संविधान को ही जो एक देश एक चुनाव वाली भी जो बात है या बाकी जो चीजें हैं वो बेसिकली बात ही इसीलिए कर रहे हैं कि संविधान को ही पूरा बदल दें। आप देखिए, चुनाव आयोग का देश के इतिहास में पहली बार है कि इन्होंने चुनाव आयोग को भी कठपुतली बना दिया है। जो मीडिया है, जो देश का हमारा एक प्रमुख स्तंभ है, उसको भी इन्होंने खरीद लिया है, दबाव डाल दिया है, बहुत सारी चीजें ब्लैकमेलिंग के आधार पे चीजें चला रहे हैं। आप ये समझ लीजिए पूरा बाजारीकरण कर दिया मीडिया का भी। कुछ आप मीडिया के संस्थानों को छोड़ दें तो लगभग सभी विपक्ष की बुराइयां करते हैं। मीडिया हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है, लेकिन आज के इतने विपरीत हालात हो गए हैं कि विपक्ष की कमियां बताते हैं और सत्ता पक्ष की तारीफ करते हैं। तो इसको आप मीडिया कहेंगे क्या? तो अभी कह रहे कि समान एक प्लेटफॉर्म नहीं देते सभी पार्टियों को अपना पक्ष रखने का। बिल्कुल। तो ये वाले पार्ट पे अभी हम और विस्तार से भी बात करेंगे इस पे। जी। तो जैसे आपने बात की दिल्ली की, अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो 7 सीट है तो पिछले 2 बार से 7 सीट बीजेपी के पक्ष में आ रही है। पिछले टर्म में भी और उससे पिछले टर्म में जो लोकसभा के चुनाव इस बार आप क्या आकलन करते हैं? जो 7 सीट हैं तो 7 सीटों में कितनी सीट बीजेपी को मिलेंगी और कितनी इंडिया गठबंधन को? पूरी की पूरी 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें, और ये मैं एक पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल समर्थक जरूर हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल जो मेरे दिल में रहता है वही मेरे दिमाग में रहता है। मैं फैक्ट्स के आधार पर अगर आपसे बात करूं, 2014 के अंदर जब मोदी जी ने पूरे देश भर में बहुत सारी सभाएं की, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से बात करी, सभी से बात करी, एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक माहौल बना पूरे देश भर में। उसमें जय श्री राम वाला पार्ट भी एक प्रमुख था। ऐसे ही एक पूरा वो वेव था, वो वेव देश भर में देखने को मिल रहा था। चाय पे चर्चा हो या और बाकी चीजें हो, या मैं गरीब था, चाय बेचता था, जो भी चीजें थी। 2019 के अंदर सभी लोग जानते हैं कि चीजें थोड़ी नेगेटिव चल रही थी। फिर वो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें वो RDX कहां से आया, उसके दोषी कौन थे, आज तक कुछ पता नहीं चला। बहुत सारे आरोप हैं, मैं सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पुलवामा अटैक एक सिंपैथी लेने की चीजें थी। कहना नहीं चाहिए कि हमारे देश के जो नौजवान थे उन नौजवानों की हत्या का आज तक पता नहीं चला पाए। ऐसी नाकाम सरकार का आप क्या करेंगे, आप बताइए। तो 2014 मैं इसको कंक्लूड करूं अगर दिल्ली की 7 सीटों के आधार पे, कि 2014 में वेव था, 2019 में वेव था। 2014 में ये बेचारे लगे हुए हैं कोई ना कोई एजेंडा सेट करने में। अभी आप देखेंगे सेक्टर
2024 में ही अगर आप देखेंगे कुछ पर्चे पोस्टर लगे हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कोई मुद्दा है क्या? मतलब किसी की हैसियत है कि जो राम को लेके आएगा हम उनको लेके आएंगे? एक बकवास की चीज, बिना सिर पैर की चीज। आप मतलब ईश्वर को राजनीति के आधार पे आप जोड़ना चाह रहे हैं, ईश्वर के आधार पे, राम के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कायरता पूर्वक चीज होगी नहीं। जो आस्था की चीज है, जिसको भारतवासी पूरी श्रद्धा के साथ जिन चीजों को अप्रिशिएट करता है, पूरे अलग अलग त्योहारों को, आप उसको अपनी राजनीति के लिए करते हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो आप मानसिक, आपका जो विवेक है वो इससे ज्यादा निचले स्तर का हो नहीं सकता। तो इस बार इनका कोई भी एजेंडा सेट नहीं हो रहा। और इसका मैं और 2-3 सेट उदाहरण दूं। आप मीडिया से हैं, आप देख ही रहे होंगे कि आपकी 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे, इस बार मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, आपकी बकरी खोल लेंगे। ये कोई सवाल है क्या? ये आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप विदेश के जो इनकी कुछ एक अपनी बनाई हुई ऐड है कि मोदी जी ने तो विदेश में युद्ध रुकवा दिया, हम तो फिर भी भारतीय वाले पार्ट में। आप देखिए देश के अंदर ये हालात, मणिपुर के हालात, आप कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा? मणिपुर का इतना बुरा हाल हुआ, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक सिंगल बात नहीं करी। मणिपुर में इनके नेताओं को दौड़ा के पीटा गया। मतलब मैं किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मणिपुर वाले पार्ट पे देख लो आप, मैंने अभी हरियाणा की बात की थी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। आप ये देख लीजिए कि इनका लेवल ये हो गया है इस बार कि लोग, जनता इनको दौड़ा के पीट रही है कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया। आपको अगर इस बार वोट मांगनी थी, आप मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, आप भैंस खोलने की बात कर रहे हैं, आप शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बात कर रहे जो आपने बात की थी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे? आप क्यों नहीं बात कर रहे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे? आप क्यों नहीं बात करते कि आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास करने की बात की थी, वो आज भी वैसी की वैसी ही है, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही। आपने कितने विकास के काम किए, आप उस पे वोट मांगिए ना। आप विपक्ष को सिर्फ एक उपहास की तरीके से बात करने पे, कि मतलब अब तो लोग हंसने लग गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे देश का भार अपने कंधों पे उठाने की बात करते थे, और अब ये अपने विकास कार्यों की बात न करके अब ये विपक्ष की उल्टी सीधी बातें करके लोकतंत्र की हत्या वाला जो मैं बात कर रहा था, अगर आगे सवाल आता तो ठीक है, अदरवाइज कंक्लूड में इसको लेंगे। लोकतंत्र की बेसिकली हत्या करने पे हम आते हैं और बिना सिर पैर के एजेंडे को बात कर रहे हैं अपने विकास के नाम पे। अगर जिसने 10 साल सरकार चलाई हो वो उसके बावजूद भी नेहरू को जिम्मेवार समझता है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नकारा प्रधानमंत्री आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ था कोई। तो सीट आप करेंगे 7-0 से दिल्ली में जीतेगी? 7-0 से। अभी सिर्फ आपने दिल्ली के संदर्भ में बात की है, मैं इसीलिए दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूं। इसको अब ये 7-0 से दिल्ली में तो जीत ही रहे हैं, उसके बावजूद हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के अंदर, इवन यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, हर जगह, साउथ में तो ये कमजोर है ही है, हर जगह इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और बुरी तरह से आ रहे हैं। आपने अलग अलग मीडिया चैनलों में भी देखा होगा कि अब ये रैली करने से भी डरने लग गए हैं, अब ये रोड शो पे आ गए हैं। उसके पीछे सीधे सीधे कारण ये है कि कुछ इन्होंने सभाएं जो की उनमें 25% कुर्सियां भरी हुई हैं और बाकी 75% खाली हैं। राजनाथ सिंह जी को आना था एक सभा में सेक्टर 21 में, जब देखा कि लगभग पूरा पंडाल खाली है तो कैंसिल कर दिया कि राजनाथ जी किसी अन्य काम से आ नहीं पाए हैं। जो भी मुझे एग्जैक्ट उनका बहाना नहीं मालूम, लेकिन वो रैली सिर्फ भीड़ ना होने की वजह से कैंसिल की गई। तो आप सोचिए कि कैसी स्थितियां चल रही हैं कि इनकी रैलियों में लोग नहीं, इनकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे, तो कहां से जीतेंगे? लोग इनको दौड़ा के पीट रहे हैं, दौड़ा के इनको मार रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने नौजवानों के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया। तो तमाम चीजें इनसे ये बचना चाह रहे हैं और बचना चाहने के आधार पे विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ जी। नहीं तो फिर पर ये जो 4 तारीख को भी, फिर 4 जून को इंटरव्यू लेंगे आपका विनीत जी, फिर उसमें भी आप बता रहे हैं ये बात ठीक है, फैक्ट रहेंगे ना? पूरी ईमानदारी से 4 तारीख को हम 4 तारीख को मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, तो या तो 9 तारीख के बाद चर्चा करेंगे या 4 तारीख को हम थोड़ा समय से पहले चर्चा करेंगे। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अगर इन्होंने लोकतंत्र की इस कल होने वाले चुनाव में हत्या नहीं की तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हार की तरफ जा रही है। तो 7-0 से आप कह रहे हैं कि दिल्ली? 7-0 बिल्कुल।
और अगर जैसे ये नॉर्थ वेस्ट जो अपनी जो यहाँ की जो सीट है, इसकी अगर बात करें तो उदित राज प्रत्याशी है और योगेंद्र चंडोरिया है बीजेपी की तरफ से। इसमें आप क्या समीकरण देखते हैं? क्योंकि जो पिछली बार जो, अब मैं अगर चुनाव की बात बताऊं तो करीब 5.5 लाख वोट से जीते थे हंसराज हंस बीजेपी के, तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या समीकरण रहेगा? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी आ गया, उसको बस मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ। हंसराज हंस जी 2019 में सांसद बने। पूरी 10 विधानसभाओं में मैं घूमा हूँ, अलग अलग कामों से, अलग अलग जिम्मेवारियों से। एक सिंगल विधानसभा में हंसराज हंस जी ने किसी का कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई ऐसा काम नहीं करवाया। दिखे ही नहीं तो काम कहां से करवाएंगे? जब वो सिंगर हैं, जिनका जो उनका प्रोफेशन है, उनको उससे लगाव है, वो वहां उन जगहों पे उन्होंने काम किया। जबरदस्ती उनको टिकट दे दी गई थी। पंजाब से टिकट, पंजाब से इसलिए दिया है, पंजाब से इसलिए दिया है कि पंजाब में उनका कुछ जनाधार ही नहीं है और जमानत जब्त तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली की कार्यप्रणाली पंजाब के लोगों ने भी देखी है। और वो कार्यप्रणाली अगर यहाँ बहुत सही भी होती, उसके बावजूद भी अब वो पंजाब जाते तो उनकी जमानत जब्त होती। तो ये वाले पार्ट पे हंसराज हंस जी का बिल्कुल काम ना करना, ये एक नेगेटिविटी। दूसरी चीज, चंदोलिया जी की वीडियो पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश में वायरल हो रही है कि ये सरकारी अधिकारियों को, मतलब कहना नहीं चाहिए कि जैसी गालियां दे रहे हैं वो, ऐसी गालियां आदमी नॉर्मल अपनी लाइफ में भी नहीं देता जैसी गालियां वो ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस वालों को दे रहे हैं। आप सोचिए, जो आदमी 2 बार 3 बार का हारा हुआ व्यक्ति जब इतनी दबंगई दिखा रहा है, जीतने के बाद कितनी दबंगई दिखाएगा एरिया के अंदर, आप कल्पना करके देखिए। तो इसमें आप उदित राज जीतेंगे इसमें? आप अब मैं कांग्रेस वाले पार्ट पे, ये माना जाता है कि बीजेपी का ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर दी, कुछ गढ़ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बना के ये 2 बार से चुनाव जीते रहे थे। इस बार के मैं फैक्ट्स, फिर एक बार फैक्ट्स रख दूंगा। डॉक्टर उदित राज जी जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद चुने गए थे, चाहे वो किसी भी दल के व्यक्ति उनके पास आए हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति उनके पास आए हो, किसी भी जाति के उनके पास व्यक्ति गए हो, उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, उन्होंने सबकी मदद करी, सबकी मदद करी। आप ये मान लीजिए 2 बार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला उनको, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो। सबसे ज्यादा लेटर अगर किसी ने पूरे 543 लोकसभाओं में सबसे ज्यादा जिन्होंने लेटर लिखे हैं, वो एक ही नाम है, डॉक्टर उदित राज जी। तो उदित राज जी न सिर्फ पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, गरीबों की समस्याओं को, गरीबी से निकले हुए हैं, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं, मजदूरों के साथ काम करते हैं। और इस पूरे कैंपेन के दौरान मैं उनके बिल्कुल नजदीक, मैंने उनको देखा है, कोई अहंकार नहीं है। ऐसा कभी देखने से नहीं लगता कि ये सांसद रह चुके हैं। ऐसा देखने से, जो IRS अफसर होते हैं उनका अहंकार अलग ही होता है, IRS अफसर रहे हुए हैं, ना सांसदी का अहंकार, ना IRS अफसर रहने का अहंकार, मिसिज उनकी अफसर है, ना उस चीज का अहंकार। बिल्कुल सादगी से जो हर किसी के बीच तालमेल बिठा ले, ऐसा कैंडिडेट इस लोकसभा के लिए मैं कहता हूं, ये जीतना जरूरी नहीं है, ये हम लोगों की जरूरत है। और इसे हमें, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आपने उनका कार्यकाल देखा है, आप इस बार ये भ्रम जाल से, मकर जाल से कि हिंदू खतरे में, उससे हटकर आप लीग से हटके डॉक्टर उदित राज जी को विजयी बनाएं, क्योंकि शिक्षित हैं, सामाजिक हैं, पॉलिटिकल दायित्वों का निर्वाह करना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जमीन पे रह के, जमीन पे रहे हुए लोगों का काम करते हैं। तो आपके हिसाब से जीतेंगे? आपके निश्चित रूप से जीतेंगे। और क्योंकि पिछले जो वोट का फासला था करीब 5.5 लाख का था जो हंसराज हंस जीते थे बीजेपी। आप देखिए, ये चीजें छुपी नहीं हुई। मैं उस विभत्स घटनाक्रम का मतलब मैं उसको दोहराव करूंगा तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश के शहीदों की कुर्बानी करवा के जो एक माहौल क्रिएट किया था, वो बहुत लोगों के, देखिए भारतीय जो जनमानस का जो दिल है वो धार्मिक और हमारी सेना से बहुत प्रेम करता है, हमारे किसानों से लगाव है देश के लोगों का, और धर्म के प्रति एक आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म के। तो ये इन चीजों को कुरेद के, जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण से इसकी बात को मैं समाप्त करूंगा कि कोड़िया पुल पे जो कोड़ी बैठा करते थे, बचपन का मुझे जो बताया जाता है, मैं एक बार का मैं खुद साक्षी हूँ, वो अपने जख्मों को कुरेदते थे भीख मांगने के लिए कि जख्म कुरेदे रहेंगे तो हमें भीख मिलेगी। तो
आप राजनीति में वोट लेने के लिए आप भारतीय लोगों का एक जो सीधे साधे इंसान है उनके जख्म को कुरेद के जख्मिंदा चैन से आप सैनिकों को मरवा दें, आप धार्मिक घटनाक्रम कर दें, आप सांप्रदायिक हमला करवा दें, उसके आधार पे आप वोट लेंगे तो अब मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कहीं नहीं है और किसी कोने पे इसकी माफी की कोई जगह नहीं है। नहीं तो विनीत जी, उसमें तो जो सत्यपाल मलिक जी ने ये घटना के बारे में बताया तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले भी, उनका भी समर्थकों को कहना है कि भाई मान लो अगर ये सारी चीजें थी तो सत्यपाल मलिक जब उस टाइम राज्यपाल थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं रखी, अब वो जब पार्टी में नहीं है तब वो बात क्यों रख रहे हैं? देखिए, जब राज्यपाल होने के बाद का मतलब तो ये होता है कि वो आदमी पॉलिटिकल नहीं रहा, वो राज्यपाल बन गया है, वो एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने अब आप एक चीज सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए राज्यपाल थे, एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित व्यक्ति रहे होंगे, तब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने उन्हें राज्यपाल बनाया। राज्यपाल बनाने के बाद वो क्या मनमुटाव हुए या क्या क्यों दूरियां बनी, क्या, मैं तो कह रहा हूं सत्यपाल मलिक जी जैसे इंसान को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने राज्यपाल बनाने के बावजूद उन्होंने जो सही को सही बोलना शुरू किया, सच्चाई का वर्णन करना शुरू किया, तभी तो विरोधाभास हुआ ना, तभी विरोधाभास हुआ। और उनके राज्यपाल बनने के बाद भी बहुत सारे डिसीजन वो करवाना चाह रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद उनकी आत्मा जगजोरी, उनकी आत्मा ने अपने आप जवाब देना शुरू किया कि आप कर क्या रहे हो। मैंने कुछ इंटरव्यूज उनके सुने, तो उसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल इंस्टेंट वाले पार्ट पे आप देखिए, मान लीजिए मैं एक परिवार चला रहा हूं, आप एक परिवार चला रहे हैं। जब आप परिवार के मुखिया होते हैं तो अपने परिवार की इज्जत को एकदम से नीलाम नहीं कर देते कि मेरे बच्चे में ये कमी है, मेरे कच्चे में ये कमी है। पहले सुधारने का प्रयास होता है। जब लगता है कि मेरा बच्चा या मेरे परिवार में जिस व्यक्ति को हम सुधारना चाह रहे हैं वो सुधारने के लायक नहीं है, तभी तो आदमी बागी बनता है ना। तो जब उनको लगा इंटरनल चीजों को, उन्होंने मान लीजिए बैंडेज लगाई, फिर पट्टी लगाई, फिर प्लास्टर करने की कोशिश की, ऑपरेशन भी करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी चीजें नहीं हुई तो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद ये चीजें आई। तो इसमें सत्यपाल मलिक जी को मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने क्या नाम है, इनके सच को उजागर किया, और घूम घूम के उजागर कर रहे हैं, ये और बड़ी बात है। तो कल जैसे दिल्ली में चुनाव है तो आखिरी 10 मिनट हो रहा है, तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो विनीत जी से पूछेंगे। तो विनीत जी, एक बार आप ये बात और बताइए कि जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है तो उसके बारे में क्या आकलन है? क्या जैसे अब ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भी गए और पूरे देश के अलग अलग शहरों में गए, तो उसका क्या मतलब क्या समीकरण, उसके हिसाब से क्या न्याय दिलवाने जो बात कर रहे हैं तो क्या क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले तो मैं एक राहुल गांधी जी के बारे में ये बात बता दूं कि इस बार सोशल मीडिया की रीच के मामले में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मतलब जिनको ये विश्व का फेमस चेहरा बताते हैं सोशल मीडिया के मामले में, सभी लाइक सभी व्यूज को मिला के एक्यूरेट डाटा मैंने मेरे ख्याल अपने स्टेटस पे डाला था, तो लगभग आप 1.5 गुना 1.25 गुना पार्ट मानते हैं। ये राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी है युवाओं के बीच में। अब आप देखिए, जो उन्होंने यात्रा की, पद यात्रा की, उसके बाद कुछ चूंकि 7,000 किलोमीटर की यात्रा थी, चुनाव भी नजदीक था, कुछ गाड़ी से, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, 7,000 किलोमीटर की एक यात्रा की। इन दोनों यात्राओं में आपने पूरे उसमें आपने कवर की होंगी चीजें। कभी वो किसानों से मिलते थे, कभी महिलाओं से मिलते थे, कभी युवाओं से मिलते थे, छात्रों से मिलते थे, मजदूरों से मिलते थे, व्यापारियों से मिलते थे। जितने भी इस देश में जरूरतमंद लोग हैं उन सभी से जो चर्चा करने के बाद एक निचोड़ निकाला। देश के अंदर ये पहला, देखिए 2 मैनिफेस्टो इस बार घोषित हुए हैं। मैं फिर एक बार बोलूंगा, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी घोषणा पत्र इस बार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उसमें नरेंद्र मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा बना दिया पॉलिटिकल पार्टी ने कि उस चेहरे के नाम पे इन्होंने घोषणा पत्र निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी भी लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज की डेट में जो 2 गुजराती हैं वही भारतीय जनता पार्टी है, वही देश है, वही सब कुछ है। राहुल गांधी जी ने, यही दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने
एक न्याय गारंटी लिखी है, 5 न्याय लेके आए हैं, 25 गारंटी लेके आए हैं, और जो 5 न्याय हैं वो लोगों को इतने क्लिक कर रहे हैं, अपने दिल के करीब वो न्याय है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में अगर उसकी बात करूं तो युवा न्याय है, सामाजिक न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, किसान न्याय है। अब आप देखिए किसानों ने जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा था, एक आंदोलन में इन्होंने क्या नाम है, इन्होंने अपने कानून भी वापस लिए, किसान। अब आप देखिए, एक सिर्फ अभी हम किसान पे अगर बात करूं मैं पहले नंबर पे, किसानों वाले पार्ट पे उनकी जो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, दूसरा जितना भी उनका कर्जा था वो सारा का सारा माफ कर रहे हैं। ये एक किसानों के, और उनके जितने भी किसानी से रिलेटेड जितनी भी, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीजों को जीएसटी से कर मुक्त कर रहे हैं। एक किसान को इस महंगाई के दौर में अगर इतनी बड़ी सुविधा मिलेगी इंडिया गठबंधन की सरकार में, तो मैं कह रहा हूं किसान क्यों नहीं वोट देगा। और ये कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी वहां वहां उन्होंने उन कामों को इंप्लीमेंट किया। अब आप युवा न्याय पे आ जाइए। युवा न्याय में बीजेपी ने अग्निवीर योजना लगाई। अब आप देखिए कि 1 साल ट्रेनिंग जब सेना की होती थी, उसमें मार मार के भुर्ता बनाते हैं, कड़ी ट्रेनिंग होती है, बुरा हाल कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब हमें गर्व है हमारे भारतीय सेना पे। और उस 1 साल ट्रेनिंग के बाद वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। वो अग्निवीर योजना लाई है, 25% तो रहेंगे और 75% रिटायर हो जाएगा। 75% रिटायर हो जाएगा। वो 75% क्या करेगा? ना उसको पेंशन मिलेगी, ना वो कभी इस दौरान अगर वो शहीद होता है उसको शहीदी का दर्जा मिलेगा। मैं समझता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि देश के अंदर इससे बड़ा विश्वासघात शायद ही किसी विश्व में किसी सरकार ने किया हो जो इस अग्निवीर योजना में किया है। राहुल गांधी जी ने बोला है जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम इस अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। युवाओं को 1 साल तक अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, 1 लाख रुपए हर युवा के, शिक्षित युवा के खाते में डाला जाएगा ताकि वो थोड़ा उसमें स्वावलंबी बने, अपना फाइनेंशियल थोड़ा मजबूत बने। और उसके बाद क्या नाम है, तब तक उसको 30 लाख नौकरियां, देखिए इन्होंने 2 करोड़ पर ईयर की बात नहीं की है, फिलहाल 30 लाख नौकरियां ब्लैंक हैं। वो 30 लाख नौकरियां जुलाई अगस्त 2024 तक भरी जाएंगी। और उसके बाद जैसे जैसे वैकेंसियां क्रिएट होंगी, जो पीएसयूज इन्होंने बेच दिए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको बचाना और जो नए पीएसयूज या नई जो चीजें उनको डेवलप करना। तो युवा अपने आप इस बार बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। आप कन्हैया कुमार जी के आप अगर रैली कभी कवर करें या करी होगी, 3-3, 4-4 हजार लोग युवा एक साथ एक उसमें चलते हैं और सारे के सारे अपने आप आए हुए हैं, वो बुलाए हुए नहीं हुए, मन से आए हुए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन जो जीतने के लिए तो काम कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भारतीय जनमानस के आम लोग हैं वो इस बार हराने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जिताने के लिए काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोगों को। क्योंकि 10 साल की जुमलेबाजी, त्रासदी, महंगाई, सभी चीजें, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा पड़ता था, 1100 रुपए का सिलेंडर इनको अब सस्ता लगता है। सब्जियां आसमान के रेट पे हैं, पेट्रोल आसमान के रेट पे है। जिस डॉलर पे तालियां बजा बजा के नरेंद्र मोदी जी आवाजें उठाते थे वो डॉलर कहां चले गया। तो सारे और इससे भी बड़ी बात, मैं अगर इसी में बाकी आपका सवाल क्या था मैं उसी को फिर एक बार कंक्लूड करूंगा। नहीं तो नए के बारे में, न्याय वाले पार्ट पे तो किसानों का न्याय हो गया, युवाओं का न्याय हो गया, आपका श्रमिकों के न्याय पे, मनरेगा पे 400 रुपए वाला पार्ट है, और सामाजिक भागीदारी वाले पार्ट में जातीय जनगणना, जातीयगत आधार पे, आर्थिक आधार पे ये पहला ऐसा मौका होगा कि आर्थिक जनगणना और सामाजिक जनगणना के आधार पे इस पूरे देश का एक्सरे होगा, पूरे देश का एक्सरे होगा। उसके बाद सभी को उसी के आधार पे जो जो सुविधाएं मिल सकती हैं उसी के आधार पे कौन। तो इसमें तो बीजेपी कह रही है विनीत जी कि वो आपका सामान होगा वो ले जाएंगे जो आपका एक्स्ट्रा सामान है। तो ये बात ये बेसिकली जिसको कहते हैं कि अपना विवेक, जब नाश मनुष्य का खाता, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। जितना अहंकार हमने, जो हम रामलीला करते आ रहे हैं, रामायण को जो हमने पूरा पढ़ा है, रावण का अहंकार क्या था? सिर्फ एक सीता जी को उन्होंने हरण किया था, एक वाटिका में रखा था, और ये था कि चाहे पूरा परिवार का नाश हो जाए लेकिन मेरी बहन का नाक कटी थी और उसके बदले में मैंने सीता जी का हरण किया, उससे विवाह करूंगा। एक ये अहंकार था जिसने पूरा कुल का विनाश कर दिया था।
आज की डेट में अगर आप अहंकार के मामले में देखेंगे तो मोदी जैसा अहंकारी व्यक्ति कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अहंकारी क्यों होगा? रातों रात नोटबंदी कर दी, रातों रात आप देखिए कि लगभग युवा आदमी भी अटैक से मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे के नाम पे जो धंधे दिए वो तो अलग है ही है, जो रेड पड़वा के ईडी की सीबीआई की रेड पड़वा के जो लोगों को डरा धमका के चंदा लिया वो अलग है। सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं जब सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी ने बोला है कि जो लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इन्होंने नकली वैक्सीन को जो अप्रूव किया और जिसकी वजह से हमारे भारतीय लोगों की अटैक से हत्या हो रही है, इससे बड़ा हत्यारा मैं समझता हूं और कौन होगा? जिन्होंने नकली वैक्सीन फेल हो गई, कोविशील्ड रेमडेसिविर के सैंपल्स फेल कर दिए गए थे, उनको भी रिश्वत दे दे के चंदा दे दे के उनको पास किया गया। लॉटरी किंग वालों से जिसका उसका टोटल इनकम उतनी नहीं थी उससे ज्यादा का उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे चंदा दे रखा है। ये कह रहे भाई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था पहले भी ये चंदा तो मिलता था लेकिन हमने अब ओपन कर दिया कि आपको भाई वो बताना पड़ेगा। देखिए ये देखिए जब ओपन हो गया तो ये चुटकुला सुना रहे हैं। उससे पहले स्टेट बैंक बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा जाके गुहार लगा रही थी, नहीं जी ये गोपनीयता का सवाल है, नहीं जी नहीं हमें इसमें 6 महीने लगेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से दबाव डाला तो उसके बाद फिर ये 2 दिन में ही डाटा इन्होंने अपलोड कर दिया। अभी भी जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी इस डाटे के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। ये तो वो है जो मोटा मोटी दिख रहा है अभी, इस फर्जीवाड़े में भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है वो जो इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद ओपन होगा। आप देखिए इनकी अब गृह मंत्रालय में आग लगनी शुरू हो गई है। जो मैं बात बोल रहा हूं कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। इनको पता है कि ये जा रहे हैं। अभी एक और डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर में एक्यूरेट नहीं बता सकता, किसी एक और डिपार्टमेंट में आग लगी है, गृह मंत्रालय के कार्यालय में आग लगी है। ये आग लगनी तब शुरू होती है, कह रहे वो फाइल जला रहे होगा, फाइल ही जलती है और पूरे उसमें तो कभी आग लगती नहीं है, फाइल जलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब इनका जाना तय है और ये जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आप देखिए चाहे वो किसान भाई को चाहे कुछ भी हो वो अपने फैक्ट्स के आधार पे वोट मांग रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। और ये गाय भैंस बकरी खोलने की बात कर रहे हैं, ये मंगलसूत्र खोलने की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को पलटना चाहती है। जो अभी आरक्षण की जो चीजें हैं उनको खत्म करना चाह रही है। जो अभी लोकतंत्र को आप देखिए ना, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना किसी एलिगेशन के कोई एक आरोपी बोल दे रहा है कि फलाने जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई उसके आधार पे अपने बचने के लिए उसके आधार पे मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? चुनी हुई सरकार, किसी क्षेत्रीय दल की चुनी हुई सरकार बन रही है, उसके विधायक खरीद लेते हैं, डरा के धमका के उनका स्टिंग बना के क्या नाम है उनको पहले खरीद रही है, डरा रही है, धमका रही है। बात में मांगे जी, पर अंतिम बस आपका भी याद समय है तो अंतिम में 5 मिनट आप और दीजिए हमें। तो उसमें ये कह रहा था तो इन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो स्वाति मालीवाल है तो वो आम आदमी पार्टी की सांसद है अभी भी, तो वो बता रहे भाई कि महिला पे हमला किया गया है, सीएम के ऑफिस में ये हमला हुआ है, तो उसके लिए वो कह रहे कि भाई बेटी सुरक्षित नहीं है तो भाई सुरक्षा कैसे करेंगे? मणिपुर के अंदर बेटियां सुरक्षित थी जिनको नग्न करके और उनके संग सामूहिक बलात्कार किया गया। अभी पर्टिकुलर स्टेट जगह का नाम भूल गया, वहां रातों रात उस रेप पीड़ित महिला का रात में उसका अंतिम संस्कार किया गया, जो भाजपा के ही आदमी का उसमें नाम था। अभी रेवन्ना के लिए प्रज्वल रेवन्ना के मंच पर बोले थे कि आप रेवन्ना को जिताएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था मुझे मजबूती मिलेगी। 2000 से ज्यादा क्लिप्स जिस व्यक्ति की रेप की और बलात्कार की, खुद जो ऐसा विभत्स काम, जो बेटी बचाओ, इन्हों का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने ये बोला था कि भाजपा के लोगों से बेटी बचाओ, वो आदमी समझ नहीं पाया था। तो
अभी वाले पार्ट पे बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के अभी जो कुलदीप सेंगर या कौन थे उनको बलात्कार के केस में फंसे हुए थे। अभी इनके बृजभूषण की देश की बेटियों को देखिए, जो मेडल लाई देश की बेटियां, उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा। उनको टिकट नहीं दी दबाव में, तो उनके बेटे को टिकट दी। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? कोर्ट में अब उनके ऊपर चार्जशीट भी दायर हो गई है, बहुत जल्दी उनके ऊपर कड़ा फैसला भी कोर्ट लेगी, और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, ये केंद्र की सरकार नहीं ले रही। तो बेटी बचाओ वाला मामला जो है, जो आम आदमी पार्टी का एक इंटरनल पार्ट था, उसके अंदर बड़ी जोर शोर से कूद के इनके प्रवक्ता बात रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस वाले पार्ट पे पहले ही दिन संजय सिंह जी ने बोल दिया था कि जो हुआ है उस घटनाक्रम की हम पूरी जांच करेंगे, जांच के बाद जो आरोपी होगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। एक इंटरनल चुनाव के पार्ट पे मैं स्वाति मालीवाल जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, बहुत बेहतरीन महिला हैं, और महिला सम्मान के लिए उन्होंने वुमेन सेल की जब वो अध्यक्ष थी बहुत काम किए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जो देह व्यापार में संलिप्त महिलाएं हैं, जो अपना रोजगार चलाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, उनके बीच में जाके भी उन्होंने काम किया है। तो ये तो फिर सवाल उठा रही है अभिनीत जी, वो कह रही है भाई पहले तो मैं शेरनी थी जब ये सब हो रहा था, अब मेरे ऊपर सारे आरोप लगा रहे हैं सब मिलकर। देखिए, ये राजनीति के अंदर जब एक दल जब किसी व्यक्ति को दरकिनार करता है ना, तो उससे सब जने पीछा छुड़ा लेते हैं। मैं अलग सोच का व्यक्ति हूं, मेरा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मैं ये नहीं कह रहा, उसके साथ जेन्युइन विपदा पड़ी हो तो पार्टी के ही लोगों को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दुर्भावना, इसको कह लीजिए, कि देश की राजनीति के अंदर आप अपनी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन से हटके बात करेंगे। आपने उनका इंटरव्यू भी ट्वीट्स देखे होंगे एक्स पे जो उन्होंने किए हैं कि व्हीप जारी किए जा रहे हैं, व्हीप इन द सेंस कि लोगों को बोला जा रहा है कि कोई इनके पक्ष में बात नहीं रखेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चीजें नहीं करेगा, और जिसने भी हिमाकत की इस तरह की तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लात मार के निकाल दिया जाएगा। वो आम आदमी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, उसको चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी कैसे हैंडल करेगी, क्या करेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ है, मैं उस हमले जिसने भी हमला किया है, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि वो गलत हुआ है, उनके साथ ये काम नहीं होना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो अगर जिसको जेल जाते हैं तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को वापस आ जाएंगे, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा या लोगों को थोड़ा सहानुभूति मिलेगा वोट का? आपका इससे क्या समझते हैं? देखिए, ये चुनाव सहानुभूति के लिए नहीं है, ये चुनाव मुद्दे के आधार पे लड़ा जा रहा है, और बहुत दिनों के बाद ये मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल में डाला गया था, उस जेल में डालने के बाद वाले पार्ट पे लोगों से अपील तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी अपील कर सकता है, हर किसी का अपील करने का अधिकार है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और उसके बाद जो ये नकली चीजें जो नकली आरोप लगा के फंसाया गया है, जाहिर सी बात है कि डिसीजन थोड़े जल्दी होंगे। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले के अंदर वो भी एक लिमिटेड बातें रखी गई हैं, पैरोल उनको जो जमानत इसी आधार पे मिली हुई है, पूरी तरह से तथ्यों के आधार पे बात नहीं कर सकते, अपनी गवाही या अपनी बेगुनाही की चीजें नहीं रख सकते। वो वाला पार्ट कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो अपने एक एजेंडे में जेल का जवाब वोट से उन्होंने एक अपना स्लोगन सेट किया हुआ है, जो उसी के आधार पे इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। चूंकि अब सवाल एक ये भी कि जहां आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे आई थी और इनको लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, उस बारे में मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है, या जो अदर स्टेट्स में अलग अलग पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की जरूरत इसलिए थी कि जब एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा तानाशाह लोगों को खत्म करने की राह पर, तो पूरे सिस्टम को ही खत्म करने की राह पे था कि आप कांग्रेस के खिलाफ ही आए थे, आप उसके साथ मिल गए। बिल्कुल। तो ये बीजेपी तो ये इनके पास और कोई काम तो है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने विकास के मुद्दे पे वोट मांग नहीं रहे हैं, तो
इस वाले पार्ट पे जो जरूरत है, आज जो जरूरत है वो ये जरूरत है, प्रधानमंत्री वाले मामले में भी मैं बता दूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, हिटलरशाही, मोदीशाही सरकार को कैसे सत्ता से उखाड़े, उसके बाद जो ये लोकतंत्र का चीरहरण करने वाली जो सिस्टम था उसको कैसे दुरुस्त करें, जो हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, जो हमारे खनिज चीजें, जो हमारे खाद्य भंडार, जो हमारी सेना का जो प्राइवेटाइजेशन करने की जो प्रक्रियाएं चली, जो हमारी चाइना ने हमारी दिल्ली से ज्यादा की जमीन हड़प ली, उसके ऊपर इनकी सांस नहीं निकलती। वो कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा एरिया उन्होंने घेर रखा है, घेर लिया है, उस पर अपनी चीजें शुरू कर दी, उस पर अपना नक्शा बना लिए, सारी चीजें कर दी हैं और ये हकीकत है। तो लेकिन एक होता है ना, हम अगर देसी भाषा में बात करें कि घर का कुत्ता शेर बराबर, जब वो अपने घर के दरवाजे पे होता है तो भाव ज्यादा करता है और जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो पूंछ दबा लेता है। तो ऐसे ही हमारे शेर हैं, जो पहले शेर बोलते थे अपने आप को, वो अब शेरू हो गए हैं। तो बस अंत में बस 1 मिनट और विनीत जी, आपका काफ़ी कीमती समय और आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो बस आप ये बता दीजिए कि भाई 543 में से इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, एक अनुमान लगा दीजिए, मतलब क्या अनुमान है आपके हिसाब से? ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि 300 प्लस हमारी सीटें आ रही है, सरकार बनेगी, 300 प्लस सीटें आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। और जो ठगबंधन वाली जो सरकार थी, जो एनडीए की सरकार थी, आप देखिए ना, महाराष्ट्र में जो इनका गठबंधन हुआ है, एनसीपी को इन्होंने तोड़ा, शिवसेना को इन्होंने तोड़ा और फिर उनको तोड़ के सरकार बना ली, टूट फूट करके सरकार बना ली। ऐसे कई काम होते हैं क्या? आपके एथिक्स कहाँ चले गए? पॉलिटिक्स के अंदर आदमी पहले राजनीति में क्यों आता था? समाज सुधार करने के लिए आता था, सत्ता में टिके रहने के लिए थोड़ी ना आता था, सत्ता की मलाई चाटने के लिए थोड़ी ना आता था। नरेंद्र मोदी जी बात बात में बोलते हैं शहजादा शहजादा शहजादा, अरे वो शहजादा एक टी शर्ट एक पजामे के अंदर पूरे देश भर में कहीं पे भी घूम रहा है सैंडल पहन के। एक आप बिल्कुल चौकीदार और जनसेवक ही, और आप दिन के अंदर 8 बार 10 बार कपड़े पहनते हो और यूज एंड थ्रो के आधार पे पहनते हो। मतलब आपने जो एक जोड़ी पहन ली वो आप पूरी क्लिप्स निकाल के देख लो, पूरे 5 साल की क्लिप्स निकाल के देख लो, एक उनका पहना हुआ कपड़ा दोबारा कोई किसी, मेरे को तो नहीं मिला, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने एक बार कोशिश की थी, 2-3 घंटे लगाए मैंने पुरानी चीजें देखने में, कोई भी कपड़ा उनका रिपीट नहीं है। आप डेली के अपने आपके हेयर कट कौन काट रहा है, आपके ये चील कबूतर कौन हाथों पे बिठा रहा है, आपकी जो नकली आइडेंटिटी को आप जो जनहित के अंदर आप उसको करना चाह रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि नकली कौन है और असली कौन है। तो 300 प्लस आप कह रहे थे, 300 प्लस है, और इस बार असली बनाम नकली का चुनाव है। नकली को 10 साल लोगों ने परख लिया है, और इस बार जो आम लोग हैं, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा, आम लोग, मतलब मैंने चूंकि मैं बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं हूं, मैंने अलग अलग जगहों पे जो आम जनता के व्यूज लिए, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे बाल छोटे, मैं आज ही नाई की दुकान पे बैठा हुआ था, मैंने वैसे ही बाल कटाते हुए पूछा कि यार इस बार हवा किसकी चल रही है, किसे वोट देना चाहिए, क्या माहौल है? बोले जी कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कारण बताए तो आप सोचिए, लोगों को ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेवकूफ समझते हैं। एक बाल काटने वाला व्यक्ति, उसने इतनी अडानी, अंबानी, किसान, इन सारे विषयों पे उसने इतना सटीक वर्णन किया, और इतने वो ट्रक भर के पैसे दिए हैं ट्रक भर के पैसे दिए पे राहुल गांधी ने जवाब दिया ना, उस टेम्पू वाले पार्ट को, उस टेम्पू वालों को पकड़ो, अडानी और इन अंबानी के खिलाफ आप कार्रवाई करो और ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ। ये बेसिकली इनका विवेक अस्थिर हो गया जब इनको लगा कि अडानी अंबानी वाले पार्ट पे इन्होंने तो बोल दिया, क्योंकि इनकी स्क्रिप्टेड वो होती है, इनके कोई अपने शब्द तो होते नहीं है, और जैसे इनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है वैसे इनके शब्द बरगलाने लग जाते हैं, इधर का उधर अंट पंट बोलने लग जाते हैं। तो अडानी अंबानी इनके मुंह से सरस्वती की जैसे जीवा में कई बार होता है कि आपने जो बोला वो सत्य हो जाता है। पहली बार इनके मित्रों का नाम इनकी जीभ से निकला मीडिया के आधार पे, और वही अडानी अंबानी, राहुल गांधी जी ने बोला जिस दिन इन्होंने जिस मंच पर अडानी और अंबानी का नाम लिया, ये चुनाव उसी दिन हार गए थे कि अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी ने इसलिए लेना बंद कर दिया कि उनके पास टेम्पो भर के पैसे आ रहे। ये मतलब आप सोचिए कि आपको पता है कि टेम्पो में भर के पैसे आ रहे हैं, और आप एकदम अपनी पूरी सीमाओं को, आप तो पूरे विश्व के अंदर बाकी डंका बजवा रहे हो, और टेम्पो भर के पैसे आ रहे हैं, ये भी आपको पता चल गया, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे।
कार्रवाई नहीं कर रहे तो फिर आप ये कह रहे इसका परिणाम ये होगा कि 300+ सीटें आ रही हैं गठबंधन, और दिल्ली में 7-0 से आप कह रहे हैं। दिल्ली में 7-0 से आ रहे हैं। और आखिरी आकलन ये कर दीजिए कि जो सीट है जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, इस पे उदित राज जी है, तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? इस पे उदित राज जी लगभग 1 लाख से ज्यादा, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। देखिए 5 से 7% ही तो पॉपुलैरिटी इनकी ज्यादा थी लास्ट टाइम। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को जोड़ दें और इनके वोट जोड़ दें तो लगभग 7% वोट ज्यादा थे। उस 7% वोट के आधार पे 7% की पॉपुलैरिटी से ज्यादा तो इनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। फिर डॉक्टर उदित राज जी का चेहरा है तो, और फिर इनका गुंडत्व वाला जो चेहरा है, तो सारी चीजें कुल मिला के इस तरह से इस बार एजेंडा सेट हुआ है कि इंडिया गठबंधन इनके ऊपर 20 पड़ रहा है। आप सारी जगहों पे भीड़ देखिए, सारी जगहों पे भीड़ इंडिया गठबंधन वाले पार्ट पे पांव रखने की जगह नहीं हो रही। इवन प्रयागराज के अंदर तो लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि बैरिकेड्स तक टूट गए और बिल्कुल मंच तक लोग आ गए थे, वो सभा रद्द करनी पड़ेगी और इनके उसमें इनको बुलाना पड़ रहा है। मैं इससे सीटों से भी ज्यादा एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा आपकी बात समाप्त होने से पहले। आप ये निवेदन कीजिए भाई, क्यों कांग्रेस पार्टी या गठबंधन को लोग क्यों वोट दें? दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, तो क्यों लोग वोट दें? देखिए जो मैं निवेदन यही करना चाहूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना ही कट्टर समर्थक हो, जो भारतीय जनता पार्टी डराने के नाम पे जो वोट मांगते कि हिंदू खतरे में, हिंदू सदियों से था, सदियों से है और सदियों तक रहेगा। ना तब खतरे में था, ना आज खतरे में, ना आगे खतरे में रहेगा। तो ये जो खतरे डराने की भावना से जो इन्होंने सत्ता कायम की थी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने विवेक से सोचिए, क्या हमारे बच्चों को शिक्षा जो मिलनी चाहिए विश्व स्तर पे वो मिल रही है? क्या हमें वो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं? क्या हमें रोजगार मिल रहा है? क्या वाकई हमारे जो सेना के साथ जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान हो रहा है? आप सेना के नाम पे रिश्वतें दी जा रही हैं, अस्पतालों के नाम पे रिश्वतें हैं, नकली दवाओं के नाम पे रिश्वत लेके चीजों को, सैंपलों को पास किया जा रहा है। ऐसी सरकार कहीं देखी है क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करूंगा, इस बार आप जिस भी प्रदेश में है, जहां तक भी वीडियो जाए, पहले तो ये कि एसबी लाइव की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सहमत निश्चित रूप से होंगे, आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखें और आप यदि इस बातचीत से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो इसलिए अपील करूंगा कि आप ठगे जा रहे हैं, आपके साथ बार बार शोषण हो रहा है। और अभी इसी इलाके के अंदर बातचीत करने पे इस बार संघ भी इन 2 गुजरात वाले लोगों को सबक सिखाना चाह रहा है और संघ भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने संघ को पीछे, अभी नड्डा जी ने बयान दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। मतलब आप जिस संघ ने, मैं संघ की विचारधारा पे बात नहीं कर रहा, वो एक अलग विषय है। जिस संघ ने इनको यहां तक पहुंचाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका करी, इन्होंने उन्हें लात मार दी। इन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को लात मार दी। जो इनको बना रहा है ये उन्हीं को लात मारते जा रहे हैं। अभी योगी जी के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, उनके सारे सांसद जो थे शुभचिंतक वो हटा दिए गए। जो आवाज उठाने वाले जितने मुख्यमंत्री थे वो सारे बदल दिए। चलते चलते में खट्टर जी को बदल दिया। जितने भी इनके आवाज उठाने वाले लोग थे उन सबको बदल डाला। जैसे ये था कि घर के सारे बदल डालूंगा, लक्ष्मण सिलवेनिया, सूर्या की बहुत बचपन में ऐड थी। तो ये जितने भी आवाज उठाने वाले लोग थे वो सारे के सारे बदल दिए। और मजे की बात यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे कन्वर्ट कर दिया है। इनके घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं जिक्र नहीं है। इनके घोषणा पत्र में भी मोदी की गारंटी वाला पार्ट है। जब अहंकार इस लेवल तक, इस हाइट तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उनका ढलान पे आना निश्चित है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जितने भी थे, जिन्होंने भी अंधभक्ति में या भटकाव के आधार पे वोट दिए थे, इस बार इंडिया गठबंधन के पूरे देश में जहां पे भी अभी 2 चरणों के चुनाव हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दें। और निश्चित रूप से इस बार इंडिया गठबंधन इस देश का कायाकल्प करेगी, इतिहास रचेगी, विश्व में अपना नाम करेगी। और राहुल गांधी जी ने जितने अनुभव के आधार पर, अपने तथ्य के आधार पर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है निश्चित रूप से लाजवाब मैनिफेस्टो है। वो हमारी बहनों को, हमारी बेटी को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, हमारे किसानों को, हमारे सैनिकों, तमाम जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ इस घोषणा पत्र में है। और देश को विकसित करने के लिए राहुल गांधी जी का विजन बहुत बड़ा है। आप लोग इस बार इंडिया गठबंधन को विजयी बनाए, मैं यही अपील करूंगा एसबी लाइव के माध्यम से। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मैं संदीप भारतीय जी की तरफ से भी विशेष निवेदन करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। तो धन्यवाद विनीत जी। तो विनीत जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। और अब जो 2 चरण के जो चुनाव रहते हैं, तो हम एसबी लाइव के मंच से कहना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन आप वोट जरूर करना, ये आपकी जो देश के प्रति आपका कर्तव्य है। और बाकी जो विनीत जी से बात हुई, तो 4 तारीख को फिर से बात करेंगे। और कल चुनाव है, कल भी हम बात करेंगे। आपको कोई भी सवाल है तो आपको कमेंट्स पे लिख सकते हैं। और बाकी आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसबी लाइव पे ऐसी चुनावी चर्चा हम करते रहेंगे। तो धन्यवाद विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया।